हेलो एवरीवन, वेलकम टू विन आईएएस यूट्यूब चैनल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मीनिंग, स्कोप एंड नेचर। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का महत्व और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका क्या है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, समय के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है। मॉडर्न सोसाइटी या समाज, जो आज का आधुनिक समाज है, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सभी जगह आपको दिखाई देगा। और इसीलिए ये विद्वानों का मत है, इसको कहा गया है कि सोसाइटी में ने आज का जो राज्य है वो पॉलिटिकल स्टेट नहीं है। ये आज का जो राज्य है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है, प्रशासनिक राज्य। क्योंकि जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है, इम्पोर्टेंट होती जा रही है। और इसीलिए कहा जाता है कि एवरी एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम होम टू टूम इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट एजेंसीज। अर्थात व्यक्ति के प्रत्येक कार्य जो हैं, चाहे वो भले उसके गर्भ में आने से लेकर उसके मृत्यु तक, शमशान तक के, वो सरकारी एजेंसीज के द्वारा, सरकारी विभागों के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जैसे ही कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, कोई बच्चा गर्भ में आता है, तो जब वो स्कैनिंग के लिए पहली बार जाती हैं तो आप देखेंगे कि पैथोलॉजी सेंटर पे या डायग्नोसिस सेंटर पे आधार कार्ड लिया जाता है, प्रॉपर उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है और इसका डेटा संबंधित विभाग के पास जाता है, सरकार के पास जाता है। बच्चे का जन्म होने के बाद जन्म प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है, अर्थात बर्थ का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। थ्रू आउट एजुकेशन के दौरान सारा डेटा जो होता है विभिन्न विभागों के द्वारा कलेक्ट किया जाता है ना। उसके बाद जब सबसे अंत में जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो भी सरकार जो है उसको एक डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है ना। नगर निगम के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, गांव में पंचायत के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी सरकारी मशीनरी है ना, सरकारी जो विभाग हैं, संबंधित एजेंसियां हैं, प्रशासनिक जो विभाग हैं, प्रशासनिक जो संगठन है, वो व्यक्ति के प्रत्येक क्रिया पे नियंत्रण रख रहे हैं, है ना, इस संसार में आने से लेकर इस संसार से जाने तक। और इसीलिए कहा गया है कि मॉडर्न सोसाइटी में ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। अगर आप देखेंगे कि 1980s के पहले, सभी नियम भी है कि 87 के पहले जिनका बर्थ हुआ होगा उनके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगे जाते कहीं पे भी, लेकिन 87 के बाद, 1987 के बाद जिनका बर्थ हुआ है उन सभी के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट से होगा ना। 80s के दौर में, 60s 70s के दौर में लोगों का जब स्कूल में एडमिशन होता था तो वैसे जो जन्म तिथि आए लिखवा दी जाती थी। ये आपके व्यवहारिक अनुभव होंगे। लेकिन अभी अभी आपको अगर एडमिशन कराना है अपने बच्चे का या अपने छोटे भाई बहनों का, तो उनके लिए जिनका बर्थ 87 के बाद हुआ तो उनके लिए एक बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि वो सरकार के पास डेटा जाना चाहिए। यानी प्रशासन उस पर नजर रख रहा है, प्रशासन उस डेटा का उपयोग करेगा सोसाइटी के भलाई के लिए, नीति निर्माण के लिए। तो इसीलिए कहा गया है कि मॉडर्न सोसाइटी जो है आज की, वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट या एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी हो गई है ना, जिसका कि प्रत्येक क्रियाकलाप जो है सरकारी एजेंसियां उस पर नजर रखती हैं, उनको नियंत्रित करती हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको पूछा भी जा सकता है किस प्रकार से, इसकी व्याख्या करिए। तो उदाहरण देकर के हमें इसको समझाना होगा। और इसके महत्व के बारे में, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिए हैं। जैसे उनमें से कुछ हैं जिनको मैं यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला हेड हम लोग ले लेते हैं W.B. डॉनहम। ये भी एक बड़े महत्वपूर्ण और बड़ा ही इंपॉर्टेंट इनका स्टेटमेंट है। इफ सिविलाइजेशन फेल्स, अर्थात अगर सभ्यताएं असफल होती हैं, खत्म होती हैं, इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और तो यह मुख्यतः किसके कारण होगा? प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर के कारण होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के ब्रेकडाउन के कारण होगा। हम लोगों ने जब एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि ये किससे रिलेटेड है? एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है ये, है ना। तो इसका क्या काम है? रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज को इम्प्लीमेंट करना। अगर ये सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करेगी तो सीधी सी बात है, सरकार में, समाज में क्या फैलेगा? केओस। केओस यानी कि अफरा तफरी।
है ना। सब जगह विद्रोह होंगे, मारपीट होगी, चोरी चकारी, क्राइम बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, और जब क्राइम बढ़ जाएगा तो लोग शांतिपूर्वक नहीं रह सकते, तो सभ्यताएं क्या होने लग जाती हैं, नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगे लोग, है ना। और दूसरे शब्दों में कहें, अगर मान लीजिए कोई बड़ा डिजास्टर आता है, बहुत बड़ा कोई आपदा आ जाती है और प्रशासन ठीक ढंग से उसको हैंडल नहीं कर पाता है, तो बहुत बड़े लेवल पे नुकसान होगा जान और माल का, और इस तरह से भी पर्टिकुलर उस क्षेत्र के लोग जो हैं खत्म हो सकते हैं, वो सभ्यता वो या वो संस्कृति खत्म हो सकती है। तो W.B. डानहम का ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रशासन के महत्व को बिल्कुल सटीक ढंग से बताता है आज के वर्तमान युग में। इसी तरह से पॉल एच एपलबी का भी स्टेटमेंट है। पॉल एच एपलबी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्कॉलर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। आज़ादी के बाद पॉल एच एपलबी कमेटी का गठन भी भारत सरकार ने किया था, और इन्हीं की सिफारिश पे 1954 में, ध्यान रखिएगा, IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोक प्रशासन का भारत में सर्वोच्च संस्थान है, ट्रेनिंग और रिसर्च से रिलेटेड ना, उसकी स्थापना न्यू दिल्ली में की गई ना। न्यू दिल्ली में IIPA, ये एपलबी कमेटी की सिफारिश पे की गई थी, और इनका स्टेटमेंट है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। कितनी बड़ी बात है, सरकार का आधार है प्रशासन। नो गवर्नमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल, अगर आप इसको कैसे समझे, अगेन सरकार के 3 ब्रांचेज हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो कुछ भी बनाएगा, कानून, रूल, रेगुलेशंस, लॉज इनेक्ट करेगा, वो कौन इंप्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूटिव, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, या एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। अगर वो नहीं करें, अगर मान लीजिए नहीं है, तो फिर क्या होगा, सरकार का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, सरकार कानून नहीं बना पाएगी, जुडिशरी कोई भी इंटरप्रिटेशन देगी उसको लागू नहीं किया जा सकेगा, है ना। तो कोई मतलब नहीं निकलेगा इस चीज का, तो सरकार का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर अगर कानून लागू नहीं होगा तो न्याय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा तो समाज में अफरा तफरी मच जाएगी, केओस होगा चारों तरफ। तो ये स्टेटमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। गेराल्ड काइडन कहते हैं कि द सोसाइटी इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन पॉलिटिकल सिस्टम। लोकतंत्र की स्थापना के बाद, डेमोक्रेसी के एस्टेब्लिशमेंट के बाद, ज्यादातर देशों में हम जानते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, डेमोक्रेटिक है। समाज किस पे निर्भर हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम पे, यानी कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे, है ना। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज्यादातर देशों में क्या है, डेमोक्रेसी, कहीं पे डायरेक्ट है और कहीं पे इनडायरेक्ट है। और डेमोक्रेसी में जो रूलिंग होती है वो होती है ज्यादातर देशों में इनडायरेक्ट है, वहां पे, है ना, रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से, किनके, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। जनता अपनी समस्याएं किसको बताती है, जनप्रतिनिधियों को, और जनप्रतिनिधि जो है इससे रिलेटेड सरकार, यानी कि गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो अपोजिशन के जनप्रतिनिधि हों या सरकार के में होंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि अगर जिनको बहुमत मिलता है वो सरकार बनाते हैं, तो वो लोगों की भलाई के लिए लॉज बनाएंगे। अब इन लॉज का सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन कौन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि सरकार, जनता किस पे निर्भर कर रही है, यानी समाज किस पे निर्भर कर रहा है, ज्यादातर पॉलिटिकल सिस्टम पे, और वो इन टर्न इट इज डिपेंडेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और जो राजनीतिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे, क्योंकि लॉ बनाने के लिए जो इनपुट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि प्रीवियस डेटा, किसी भी कानून का निर्माण करने, किसी भी क्षेत्र में कानून का निर्माण करने के लिए ये जरूरी होगा कि उस क्षेत्र से संबंधित जानकारी हो, और ये जानकारी जो इंफॉर्मेशंस हैं वो किसके थ्रू आएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू। जैसे अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, तो उस क्षेत्र का जो प्रशासन विभाग है ना, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसकी जानकारी किसी बीमारी की वजह से है या किसी आपदा की वजह से है या किसी भी वजह से है, ये जानकारी जब गवर्नमेंट के पास जाएगी, लेजिस्लेचर तक पहुंचेगी, तो इससे संबंधित वो लॉ बना सकते हैं उस क्षेत्र के, पर्टिकुलर क्षेत्र के में इस चीज़ को रोकने के लिए, पॉलिसी का निर्माण कर सकते हैं, रूल का निर्माण कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम लॉन्च किया जा सकता है, और तो उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी अगेन किसकी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की, हेल्थ डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, इफेक्टिवली।
तो दोनों कार्यों के लिए इंफॉर्मेशन, इनपुट इंफॉर्मेशन के लिए और फिर फर्दर जो पॉलिसी बनाई जाएगी अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट, उसके लिए भी वो पॉलिटिकल सिस्टम किस पे निर्भर करता है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पे निर्भर करता है, प्रशासन पे निर्भर करता है। तो गेराल्ड कैडन का ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये बताता है, इंडिकेट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो बहुत महत्वपूर्ण है समाज के लिए और लोगों के लिए। रामसे मोयर ब्रिटिश पॉलिटिशियन और हिस्टोरियन है। इनका स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट में कम एंड गो, सरकारें आ सकती हैं और जा सकती हैं, मंत्री बनेंगे और हटेंगे, राइज और फॉल, उनका बनना भी होगा और उनका फॉल भी होगा, वो हटेंगे भी। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री गोज ऑन फॉर एवर, किसी देश का प्रशासन लगातार चलता रहता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए 5 साल में ज़्यादातर देशों में चुनाव हो जाते हैं। अपने यहाँ या ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो सरकारें बदल सकती हैं, ज़्यादातर बदल जाती हैं, कभी कभी वही सरकार कंटिन्यू हो जाती है। यानी जो मिनिस्टर्स हैं दे आर नॉट परमानेंट, वो 5 साल के लिए ही सरकार उनको चुनती है और यदि उनको अगले चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं होता है ना, जनता का मैंडेट नहीं मिलता है, तो उन्हें हटना पड़ेगा, नई सरकार आ जाएगी, है ना। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि जो सामान्य प्रशासन विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है या फिर पुलिस प्रशासन है, ये लगातार काम करते रहते हैं। सरकारें बदलेंगी, जो भी पार्टी सरकार में आएगी उसको सर्व करेंगे, उसको जानकारी देंगे, पिछला जो भी नियम कानून लागू हुए आज क्या चैलेंजेज हैं, जो नए कानून बनेंगे उसको ईमानदारी से वो लागू होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है क्या, परमानेंट होता है। और इसीलिए आप देखेंगे, जैसे अगर हम लोग अपने देश का उदाहरण लें तो आप देखेंगे कि हमारे देश में मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में, या डिपार्टमेंट्स में हम लोग बात करें तो इसके दो हेड होते हैं। एक होता है मिनिस्टर, दैट इज पॉलिटिकल हेड या टेम्परेरी हेड कहेंगे उसको, 5 साल के लिए वो होता है। और दूसरा जो है वो होता है सेक्रेटरी, जो अपने देश में एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है, ये परमानेंट होता है। भाई एक सेक्रेटरी रिटायर होगा तो उससे जो जूनियर आईएएस होगा उसको बना देगी सरकार, जिसको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में 20-25 साल का अनुभव है, जानकारी है, वो लगातार काम करता आ रहा है उसी में। लेकिन मंत्री तो कोई नया व्यक्ति ही बनाया जा सकता है जिसको कि बिल्कुल जानकारी न हो उस डिपार्टमेंट की। तो उस डिपार्टमेंट के कार्यों को सुचारू ढंग से चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सेक्रेटरी की। और यही कारण है कि मिनिस्टर्स टोटली डिपेंडेंट होते हैं सेक्रेटरीज पे। अगर उनको लंबा राजनीतिक का अनुभव नहीं है, प्रशासन का अनुभव नहीं है तो। आगे रामसिंह मुयर ने कहा है कि नो रिवोल्यूशन कैन चेंज इट, कोई भी आंदोलन जो है इसको बदल नहीं सकता। और नो अपहीवल, अपहीवल का मतलब होता है कोई भी उठापटक, बड़ा सा विद्रोह, उपद्रव, इसको खत्म कर सकता है ना, क्योंकि प्रशासन तो रहेगा, ठीक है, व्यक्ति चला जाएगा लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उस प्रशासनिक पद पे आ जाएगा जिसे उस पर्टिकुलर क्षेत्र का अनुभव होगा। तो एक तरह से जो प्रशासन है वो क्या प्रदान करता है, स्थिरता, स्टेबिलिटी प्रदान करता है, स्टेबिलिटी, इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। अदरवाइज सोसाइटीज फेल हो जाएंगी, जो कि WB डानहम ने कहा हुआ है। तो जब भी आपको इंपॉर्टेंस पूछा जाए तो एक्सप्लेन करने के साथ साथ किसी भी इनमें से या किसी अन्य स्कॉलर का कोटेशन को वहाँ पे कोट कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, वो आपका जो आंसर होगा वो बहुत अच्छा लगने लगेगा, एंड इट विल गिव यू गुड मार्क्स, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। हो सकता है कि इनमें से किसी का स्टेटमेंट ही पूछ लिया जाए तो उसको फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों का जो नया डायमेंशन है कि किसका इंपॉर्टेंस देखा गया है कि बढ़ रहा है। अगर हम लोग 200 साल पहले जाएं, 100 साल पहले जाएं, तो एडमिनिस्ट्रेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रेडिशनल रोल्स हुआ करते थे, है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे रोल्स। और वो जो मेन प्रशासन, देखिए प्रशासन, मुगल प्रशासन भी हम लोग पढ़ते हैं, है ना, मौर्य प्रशासन भी पढ़ते हैं हिस्ट्री में अगर अपने देश के बारे में बात करें तो। लेकिन वो प्रशासन आज के प्रशासन से बिल्कुल अलग, वो एज एन एक्टिविटी था। आज हम एज अ सब्जेक्ट इसको स्टडी कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि आज का जो व्यू है, प्रिवेलिंग व्यू है, एक में हम लोग पढ़ते हैं थेरीज और दूसरे में पढ़ते हैं अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हम लोग जो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोग देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत तेजी से बढ़ा है।
क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्टर्स रहे। जैसे एक फैक्टर ये था कि साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत हुआ है, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में विकास करने के कारण समाज में नए नए चैलेंजेस आ गए हैं, है ना, नए नए सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं और उनको हैंडल करने के लिए नए लॉज बनाने पड़े हैं। फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की। जैसे अगर हम देखें विज्ञान की दुनिया में, तो जैसे विज्ञान अगर हम लोग बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई तो साइबर क्राइम आ गया, चैलेंज है, और इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी आ गई? एडमिनिस्ट्रेशन की, है ना। अगर मान लीजिए विज्ञान ने तरक्की की और भ्रूण परीक्षण का नॉलेज मिल गया उसको, तो अपने यहाँ मात्र, आपको पता है कि गर्ल चाइल्ड फोर्टिसाइड शुरू हो गया, तो गर्ल फोर्टिसाइड को रोकने के लिए भी सरकार को कानून बनाना पड़ा, PNPDCT हम लोग जानते हैं, उसको रोकने के लिए फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी दी गई भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, है ना। तो जैसे जैसे साइंस डेवलप करता है उसका एक नेगेटिव साइड भी है, और वो समाज के लिए चैलेंज क्रिएट करता है। समाज फिर पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू क्या करता है? पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू लॉज बनाता है, रूल्स बनाता है, पॉलिसीज बनाता है, और उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? एडमिनिस्ट्रेशन की। फिर एडमिनिस्ट्रेशन का जो दायित्व है वो बढ़ जाता है, और जैसे उसका दायित्व बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, उसका इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगा। तो एक दो उदाहरण के साथ हमेशा लिखना है। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, है ना, 17th-18th सेंचुरी में, तो बहुत अर्बनाइजेशन भी बढ़ा, शहरीकरण क्या हो गया? बढ़ गया, नई नई इंडस्ट्रीज आ गई, लेबर क्लास आ गया, है ना, मिडिल क्लास का जन्म हुआ, ना। तो इससे रिलेटेड नए नए चैलेंजेस आ गए, नए नए लॉज आ गए, फिर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जिम्मेदारी किसकी बढ़ी? एडमिनिस्ट्रेशन की बढ़ी। अगेन सेकेंड वर्ल्ड वार हम लोग देखते हैं कि वेलफेयर स्टेट का जन्म हुआ। वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट में जो रोल ऑफ स्टेट है, राज्य की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ गई। अब वो केवल उसको रूल नहीं करना है, शासन की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी केवल शासन करने की नहीं रही, उसकी जिम्मेदारी बन गई सर्विस फैसिलिटेटर की। सरकार की जिम्मेदारी बन गई सेवाएं प्रदान करने की, है ना। सरकारें जो हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका फोकस हो गया, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसके लिए उन्होंने नए नए लॉज बनाने चालू किए, है ना। अपने संविधान में भी अगर आप देखें तो हमारा संविधान की प्रस्तावना जो है, जो प्रियम्बल है, वही भारत को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में स्टैब्लिश करता है ना। लिबर्टी देता है, इकोनॉमिक लिबर्टी, इक्वलिटी की बात करता है, सोशल इक्वलिटी की बात करता है, तो उसके लिए लॉज बनाए गए, और उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? एडमिनिस्ट्रेशन की। तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी फिर बढ़ जाती है वेलफेयर स्टेट होने के कारण। सरकार, ज़्यादातर देशों में देखा गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो गरीब थी, तो वहाँ गरीबी दूर करने के लिए वहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं था, इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत हुई। अपने देश में भी अब हम लोग जानते हैं 1951 ऑनवर्ड्स क्या हुआ? 5 ईयर प्लान्स आए, है ना, प्रॉपर इकोनॉमिक प्लानिंग, उसमें टारगेट सेट किए गए, उन 5 ईयर प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी रही? एडमिनिस्ट्रेशन की। अभी 2015 में नीति आयोग काम कर रहा है, तो नीति आयोग द्वारा जो लिए गए निर्णय हैं या जो भी प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, सरकार उनको इम्प्लीमेंट करती है किसके थ्रू? एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पिछले 50 सालों में भारत जैसे देशों में पॉपुलेशन बहुत तेजी से, कहना चाहिए विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ है। एक्सप्लोजन होने के कारण एम्प्लॉयमेंट की समस्या, फूड की समस्या, हेल्थ इश्यूज, है ना, आवास की समस्या, है ना, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई हैं, है ना, अकोमोडेशन जिसको हम कहेंगे। तो इसके लिए सरकार ने जिम्मेदारी उठाई। आप जानते हैं इससे अपने देश में PM आवास योजना चलती है। अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन करता है ना, एकदम ग्रास रूट लेवल पे विद द हेल्प ऑफ बहुत सारे एजेंसीज इसमें लगती हैं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के कारण स्लम एरियाज डेवलप हुए हैं, तो इनको मैनेज करने के लिए अगेन एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर जो मॉडर्न वॉरफेयर है आज के दौर का, उसका जो नेचर है बदल गया है। पहले आमने सामने की लड़ाई होती थी, लोग जाते थे लड़ने के लिए। आज की डेट में हम जानते हैं कि हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो है मिसाइल्स हैं, और उनको छोड़िए आज की डेट में साइबर वॉरफेयर आ गया है,
बैठे बैठे कंप्यूटर के थ्रू हैक करना, अटैक करके किसी भी देश के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देना, उनके डेटा को उड़ा देना, है ना, उनके सिस्टम को खराब कर देना, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करता है। और इसके लिए मटेरियल, मैन पावर प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है? एडमिनिस्ट्रेशन। एक खास तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है। आप भी जानते हैं अपने यहाँ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ही बना दिया गया, आईटी एक्ट बनाया लाया गया 2000 में। 2000 में भारत सरकार को आईटी एक्ट पास करना पड़ा, पहले तो नहीं था। क्यों? क्योंकि ये समस्या भी नहीं थी। अब आईटी एक्ट आया तो इसके लिए आईटी एक्सपर्ट्स भी लगेंगे और एक आईटी एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट हो गया। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। नेचुरल कैलामिटीज बहुत ज़्यादा आने लग गई हैं और उसके पीछे कारण हम लोग जानते हैं कि जो मानव के विकास की प्रक्रिया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे, उससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जिससे कि भूकंप, बाढ़, वर्षा का जो वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, वो चेंज हो गया। अचानक बारिश होती है ना, और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बादलों का लगातार फटना। तो नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी अलग से प्रशासन को कदम उठाने पड़े हैं, है ना, उसकी जिम्मेदारी इंपॉर्टेंट हो गई। और इसीलिए आपको पता है कि अपने यहाँ 2005 में, उसके पहले जो था ऐसा कुछ भी नहीं था, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी कोई भी नहीं थी। आपको पता है सुनामी आई हमारे यहाँ 2004 दिसंबर में, और उसके बाद 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना की गई, एनडीएमए, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीएम। फिर एनडीआरएफ बनाया गया, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। तो ये सारे चैलेंजेस नए आते हैं समाज के सामने, तो सरकार जो है वो नए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट क्रिएट कर देती है और फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में उसकी भूमिका हो जाती है। समाज में बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं, क्योंकि खासतौर से भारत जैसे देशों में मल्टी डायमेंशनल सोसाइटी है, मल्टी रिलीजियस है, मल्टी कम्युनिटी सोसाइटी है। तो कम्युनल राइट्स जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से सोशल हार्मनी को ले में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, डिक्लाइन हो रहा है। इसको मैनेज करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर हैम्पर होता है, इसको मैनेज करने के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन की रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, बहुत अवेयर की और विजिलेंट रहना पड़ता है, जिसकी वजह से ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, जो उनका ट्रेडिशनल एंड वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट रोल है। तो these are the factors which have contributed in the growing importance of public administration। ये वो कारक हैं जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है लोक प्रशासन के बढ़ती हुई भूमिका में। अगला जो डायमेंशन है हम लोगों का वो है रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए वैसे तो अलग अलग से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी कहा है, बट इसको हम लोग दो तरह से पढ़ सकते हैं, इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड इन डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज की कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चैलेंजेज हैं, जिसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन अलग तरह का रोल प्ले करता है, उसकी जिम्मेदारी अलग तरह की होती है। डेवलप्ड कंट्रीज के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके विशेषताएं हैं, और उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। हम लोग जानते हैं डेवलपिंग कंट्रीज जो है जहाँ पे विकास प्रक्रिया, डेवलपिंग एक्टिविटीज़ अभी चल रही हैं और बहुत तेज़ी से करना है, वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक लैग्स है, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक पिछड़ापन है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, जैसे कि इंडिया, है ना, श्रीलंका, पाकिस्तान। डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी हो चुकी है ऑलरेडी, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा डेवलप्ड कंट्रीज में जो ग्रोथ रेट होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे लगभग लगभग सभी क्षेत्रों में डेवलपमेंट हो चुका है, पर कैपिटा इनकम बहुत हाई होती है इनकी, लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं, अवेयर होते हैं। यहाँ पे अवेयरनेस लो होती है ना। तो इस सब चैलेंजेस को दूर करने, चैलेंजेस किसके सामने? एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, सरकार के सामने लॉ बनाने के चैलेंजेस हैं, और उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के चैलेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हैं, तो उसको एक रोल प्ले करना पड़ता है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं अगली स्लाइड्स में अपने। अगर हम लोग बात करते हैं रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है। सरकार जो है किस चीज पे फोकस करती है? वेलफेयर ऑफ पीपल।
सरकार लोगों को, समाज को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है, और जब किसी समाज को सुविधाएं मिलती हैं तो उसकी उम्मीदें बढ़ती चली जाती हैं। जैसे अगर सरकार ने हॉस्पिटल मान लीजिए स्थापित किया, शुरू के दौर में यही लोगों के पास हॉस्पिटल, बेसिक एमिनिटीज नहीं थी स्वास्थ्य की, तो सरकार ने हॉस्पिटल स्टैब्लिश किए। उसके बाद लोगों को अब क्या एक्सपेक्टेशन हो गई कि नहीं, हमें जो है थोड़ी हाई क्लास, बड़ी जो गंभीर बीमारियां हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि कई शहरों में, छोटे शहरों में भी हम सुपर स्पेशलिटी का कंसेप्ट भी है, एमपी में भी है सुपर स्पेशलिटी, जहां पे हार्ट से संबंधित जो डिजीज है उनका उपचार किया जाता है ना, कैंसर से रिलेटेड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो लोगों की क्या है, सुविधाएं बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे शुरू में एजुकेशन की बात करें तो सरकार ने क्या किया, स्कूल्स खोल दिए है ना, रिमोट एरियाज में। तो ये लोगों को फिर उसके बाद बेसिक कम्युनिटीज के तौर पर टीचर्स प्रोवाइड किए गए। फिर लोगों की ये कि क्यों ना हमें अच्छी गुणवत्ता, क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्योंकि जरूरी है, ये उनका अधिकार है, तो समाज डेवलप कैसे करेगा। तो इसके लिए फिर स्कूलों को कैटेगरी में बांट दिया। जैसे एमपी में हम लोग बात करें तो अपने यहाँ इसी को ध्यान रखते हैं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, इनको कुछ विशेष सुविधाएं सरकार प्रोवाइड करती है, विशेष बजट देती है, और इन सबको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है, एडमिनिस्ट्रेशन की। तो डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे जैसे सरकारें लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं, उपलब्ध कराती हैं, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं, वो बढ़ती ही जाएंगी, और एडमिनिस्ट्रेशन की ये जिम्मेदारी बन जाएगी उन आकांक्षाओं पे वो खरा उतरे। पहले तो उन्हें सर्विसेज देना है, फिर टाइमली देना है ना, क्वालिटी वाइज देना है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, एडमिनिस्ट्रेशन की। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रोल इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम जानते हैं कि ज़्यादातर डेवलपिंग सोसाइटीज़ में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत बड़ा समाज का वर्ग जो होता है सोशियो इकोनॉमिकली जो होता है पिछड़ा होता है ना। ये पिछड़े, जैसे बहुत सारे लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़े नहीं होते हैं, बहुत कम जो समाज का लोग है, परसेंटेज अगर देखें तो लगभग 30-40% ही है जो वेल एजुकेटेड हैं, और इकोनॉमिकली अगर बात करें तो और भी कम है रेशियो, जो लोग इकोनॉमिकली उनका पर कैपिटा इनकम अच्छा है। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, सोशल और इकोनॉमिक फील्ड में क्या करती है, पॉलिसीज बनाती है, लॉज लेकर के आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मनरेगा, हम मनरेगा का उदाहरण दे सकते हैं, MNREGA। मनरेगा एक ऐसा है जो कि उसके थ्रू लोगों को, हमको पता है कि 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। अब लोगों के पास पैसा आएगा तो निश्चित तौर पे क्या होगा, उनका सामाजिक स्तर अच्छा होगा, उनको सुविधाएं लेने में उनको दिक्कत नहीं होगी, है ना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुद्रा योजना, लोगों के लिए सरकार जो है क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है खुद का अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए, ताकि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएं। और जब व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है तो सामाजिक उसका विकास स्वतः हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सबसे ये ट्रेडिशनल वर्क है किसका, सभी, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री, दोनों जगह मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर उसकी प्राइमरी फोकस होता है। क्योंकि अगर शांति व्यवस्था, कानून और व्यवस्था मेंटेन नहीं है तो वहां पे कोई भी आर्थिक क्रिया क्या सुचारू ढंग से चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। कोई भी कंपनी या कोई भी व्यवसाय वहां लगाना ही नहीं चाहेगा। चोरी चकारी, क्राइम अगर ज़्यादा है तो कोई भी बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योरशिप कोई भी ढंग से काम नहीं कर पाएगा, तो रोजगार क्रिएट नहीं होगी। इसीलिए अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है तो इट सपोर्ट डेवलपमेंटल एफर्ट्स, सरकार के जो सरकारी प्रयास होते हैं विकास के तौर पे या विकास के लिए, उनको लॉ एंड ऑर्डर स्टेबिलिटी से बड़ा सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है। अब देखेंगे जिन राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है और वहाँ पे विकास कार्य बहुत तेज़ी से होते हैं। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ नहीं होती। फॉर एग्जांपल आज से 20 साल पहले का बिहार हम लोग ले सकते हैं, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना। और दूसरे देशों को भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग अगर बात करें सीरिया, अफगानिस्तान, तो यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता,
लॉ एंड ऑर्डर स्टेबिलिटी ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी कंपनी निवेश करने से डरती है। डेवलपिंग ए सेंस ऑफ नेशन, एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना जगाता है। अब आप कहें कैसे? उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे तो अभी अमृत महोत्सव चलाया जा रहा है ना, भारत सरकार के द्वारा। सरकार इसको प्रमोट कर रही है, किस लिए? ताकि जो भी हम लोग के 75 ईयर्स में अचीवमेंट रहे, लोकतंत्र के 75 साल का जो कार्यकाल रहा हमारा, उसको नई जनरेशन को अवगत कराया जाए, फैमिलियर कराया जाए, क्योंकि नई जनरेशन उससे अवगत नहीं है, तो इसीलिए सरकार इसको प्रमोट कर रही है। और जब हम जानेंगे कि हमने आज़ादी किस कठिन संघर्ष के बाद पाई और फिर किस तरह से आज हम, है ना, एक ऐसे जगह पे पहुंचे हैं जहाँ पे हमें रिकॉग्निशन मिलता है इंटरनेशनल लेवल पे, हम एक मजबूत देश के तौर पे उभरे हैं, तो हमारे अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना आती है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हर सरकार जो है हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, तो इस तरह के जो हैं एक नेशनलिज्म की भावना को प्रमोट करते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन का एक रोल है डेमोक्रेसी को सरवाइव करने में हेल्प करना है। कैसे? ड्यूरिंग इलेक्शंस एडमिनिस्ट्रेशन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराता है, इम्पार्शियल होता है, जो कि इसका दायित्व है, तो सही लोग चुनकर आते हैं, सही सरकारें बनती हैं और समाज की भलाई के लिए वो सरकारें काम करती हैं। अगर इलेक्शंस ठीक ढंग से नहीं कराए जाएं तो फेल हो जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो सरदार पटेल की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, कि मेरी नज़र में अगर कोई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो दो हैं। एक उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन, क्यों कहा था? चुनाव के लिए, कि अगर चुनाव प्रक्रिया ठीक ढंग से नहीं होगी तो डेमोक्रेसी सक्सेस होगी ही नहीं और डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी। और चुनाव प्रक्रिया कराना किसकी जिम्मेदारी है? एडमिनिस्ट्रेशन की, हम सब जानते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को रक्षा प्रदान करना। जैसे हम जानते हैं हमारी सरकारों ने बहुत सारे कानून बनाए हैं, है ना, समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बचाव के लिए, क्योंकि वो पीड़ित रहे हैं और आज भी समाज में उनको वो स्थान नहीं मिल सका जो उन्हें मिलना चाहिए। तो उनकी सुरक्षा, उन कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? एडमिनिस्ट्रेशन की। और एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए रोल उसका इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि वो वीकर सेक्शन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे और वीकर सेक्शन जो भी है वो मुख्य धारा से जुड़ पाए। एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करने में भी हेल्पफुल है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी पॉलिसीज प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं, अगर वो ठीक ढंग से इंप्लीमेंट होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन इंप्लीमेंट करता है, तो सरकार के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति पब्लिक का जो ओपिनियन होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन उसको ठीक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करता है तो नेगेटिव होगा ऑब्वियसली। तो ये रोल्स हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज में एडमिनिस्ट्रेशन को निभाने होते हैं। जब भी आप इन हेडिंग्स को लिखें तो इसके साथ विद एग्जांपल इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, और यदि एग्जांपल आपको मध्य प्रदेश से हो तो वो भी, अपने राज्य से हो तो वो भी लिख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा डायमेंशन है, एस्पेक्ट है इसी टॉपिक का, वो है कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं। देखिए, ये एक्सप्लिसिट तो नहीं कहा गया है, लेकिन ये भी एक डायमेंशन है कि डेवलपिंग कंट्रीज में क्या क्या समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, चुनौतियां क्या क्या हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। तो लैक ऑफ रिक्विजिट स्किल्स, रिक्विजिट से तात्पर्य आवश्यक, जो आवश्यक क्वालिटी चाहिए, स्किल चाहिए, है ना, कौशल, इसको हिंदी बोलते हैं कौशल, वो कमी है एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंदर। वो उनको इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए या सुधार किए जाने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए, है ना। इन्वॉल्वमेंट इन नॉन प्रोडक्टिव वर्क्स, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे नॉन प्रोडक्टिव वर्क्स में लगा होता है, जैसे कि अननेसेसरी फाइल वर्क जो होता है, अननेसेसरी फाइल वर्किंग, है ना, ये फॉर्म भरिए, ये ऐसा करना है आपको, है ना। रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसको हम बोलते हैं रेड टैपिज्म, जिसके कारण होता है अननेसेसरी डिले होता है, लोगों को सुविधाएं टाइम पे नहीं मिलती हैं, तो क्या वो प्रोडक्टिव नहीं है, वो नॉन प्रोडक्टिव वर्क है उसका, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम समय तो जा रहा है। इस तरह के नॉन प्रोडक्टिव वर्क में भी इन्वॉल्वमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा। लैक ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स वो लोग होते हैं बेसिकली स्पेशलिस्ट्स होते हैं ये,
ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में जो देखा जाता है वो जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो सभी जगह होते हैं। और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होती है जो पर्टिकुलर उस क्षेत्र का जानकार हो। जैसे मान लीजिए अगर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना है तो जो टॉप मोस्ट पोजीशंस हों एडमिनिस्ट्रेशन में तो वो हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास होना चाहिए, ऐसा ऐसा स्कॉलर्स का मानना है। जैसे क्या होगा, वो उस अपने अनुभव को राजनीतिक जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे साझा करेंगे और वो उससे संबंधित नीति का निर्माण करवाने में हेल्पफुल होंगे। तो ये एक कमी है कि लैक ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स होता है डेवलपिंग कंट्रीज में। जर्नलिस्ट ही टॉप मोस्ट पोजीशंस पे बैठे होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, जो एक जैसे देखते हैं। वो पोस्ट काप से तो फैमिलियर होते हैं, पर सब्जेक्ट मैटर भी जो हम लोगों ने पढ़ा था स्कोप के बारे में, उससे फैमिलियर नहीं होते हैं। तो उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट उस ढंग से नहीं हो पाता। करप्शन इज द आई थिंक बिगेस्ट प्रॉब्लम हर जगह पे। करप्शन करप्शन एक बड़ा 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 टर्म है जिसको छोटे कम शब्दों में नहीं डिफाइन किया जा सकता, पर हम लोग कहते हैं कि अगर कोई भी प्रशासक ठीक ढंग से अपना काम नहीं कर रहा है या अपना काम करने के लिए किसी तरह का वो फेवर ले रहा है तो करप्शन कर रहा है, और जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सही टाइम पे पूरे नहीं होते, सोसाइटी को सुविधाएं नहीं मिल पाती। नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स, कुछ सारे ब्यूरोक्रेट्स नहीं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के साथ पॉलिटिशियंस का जो नेक्सस है यानी जो उनका साठ गांठ है उसकी वजह से ब्यूरोक्रेट्स अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते बल्कि जी हजूरी में लगे रहते हैं पॉलिटिशियंस के। तो सर जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए वो उनको सही टाइम पे नहीं मिल पाती है, और इसके कारण जो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका सही जगह अपॉइंटमेंट भी नहीं होता, क्योंकि जी हजूरी और साठ गांठ के कारण पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, अपने जो क्लोज ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको अपॉइंटमेंट करते हैं अच्छी जगहों पे। फिर इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, जो हमारे देश में कॉलोनियल रूल रहा है ना, साम्राज्यवादी जो ब्रिटिश यहाँ पे नीतियाँ लागू की गई उसका भी प्रभाव है, क्योंकि मोर और लेस हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो किस पे बेस्ड है, वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल पे भी है। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन किया जा रहा है। अगर हम बात करें रोल ऑफ रोल इन डेवलपमेंट कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज सॉरी, यानी कि जो प्रशासन है उसका विकसित राष्ट्रों में या विकसित समाजों में क्या योगदान है, तो पहले तो इसके हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बहुत ही हाईली डेवलप्ड होती हैं, तो यहाँ पे जो जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट डेवलपमेंटल ग्रोथ रेट जो होती है वो क्या होती है, स्लो होती है। तो इसको मेंटेन रखना उनके लिए चैलेंज होता है। तो उनको क्या चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं ये लोग, और उनकी ये भूमिका होती है कि डेवलप्ड इकोनॉमी का ग्रोथ रेट ना हो, गिरने ना दें, है ना, क्राइसिस जैसी समस्याओं को ना आने दें, डिप्रेशन जैसी समस्याओं को ना आने दें। सुपीरियर टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहाँ पे, तो इससे रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उसको मैनेज करना, है ना, उसको एडमिनिस्टर करना भी उनकी समस्या है। जैसे अमेरिका वगैरह में लोग देखते हैं कि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई है, तो उससे रिलेटेड जो समस्याएं खड़ी होती हैं वो उसको रोकना भी प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है। हाई जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम, वहाँ पे क्या है, विकसित देशों में पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, तो लोग क्या है, बहुत अवेयर भी हैं, उनको सुविधाएं भी जो चाहिए वो हाई क्लास की चाहिए, हाई क्लास फैसिलिटीज दे एक्सपेक्ट। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है वो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। हाई डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम भी हाई डिग्री की होंगी, सीधी सी बात है, तो इनको मैनेज करना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, तो एक्सपेक्टेशन जो है वहाँ के लोगों की वो भी, एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल is high, so it is the responsibility of administration to fulfill it. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है स्पेसिफिक फीचर्स, वहाँ पे क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज में स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए स्पेशलिस्ट रिक्रूट किए जाते हैं और वो उनको सर्व करते हैं जनता को। जनता बहुत ही अवेयर है वहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग इज राशनल, राशनल का बेसिस है कि डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। वहाँ ये नहीं देखा जाता है, जैसे कि इसका हम लोग देखें कि वहाँ पे सभी जो वर्ग है वो ज़्यादातर जो है डेवलप्ड है।
डेवलपिंग कंट्रीज में कुछ सोसाइटीज़ पीछे हैं, तो सरकारें जो नीति निर्माण करती हैं उसके अंतर्गत जो वीक वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, उसको थोड़ी सुविधाएं दे देती हैं, और प्रशासन भी उनके लिए जो डिसीजंस लेता है एक फेवर करता है उनके लिए। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ डिसीजन मेकिंग रैशनल होता है, बेसिस ऑन लॉजिक होता है, जो बेहतर है वही मेरिट के बेसिस पे। रिक्रूटमेंट भी इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटर्स का क्या होगा, मेरिट के बेसिस पे ही होता है, इसलिए मेरिट इज गिवन प्रेफरेंस देयर। तो डेवलप्ड कंट्रीज में एडमिनिस्ट्रेशन का रोल ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा है वहाँ पे। अगर हम लोग चैलेंजेस की बात करें, प्रॉब्लम्स की बात करें, तो जो वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं उनके बीच इनकोहेरेंस होता है, एक तरह का उनके बीच समन्वय नहीं होता, कोऑर्डिनेशन नहीं होता सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में, क्योंकि अपने अपने को हर वहाँ स्पेशलिस्ट होते हैं, तो सभी अपने अपने को क्या मानते हैं कि वो ज़्यादा ठीक काम कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस जो होते हैं थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं वहाँ पे, है ना, क्योंकि वो भी हाईली अवेयर होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। उनके ऊपर हमेशा एक फील होता है इकोनॉमिक डिप्रेशन को रोकने का, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रोथ रेट है उसकी, जीडीपी ग्रोथ रेट वो लो होती है, कम होती है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डेवलप कर चुके हैं। अब जब डेवलप कर चुके हैं तो जो डिमांड है वो लो होगी, लोगों की मांग कम है, तो प्रोडक्शन भी कम करना पड़े, तो ग्रोथ रेट जो होती है लो होती है। इसीलिए आप देखेंगे ज़्यादातर डिप्रेशन जो है यूरोप या अमेरिका में ही आ रहा है, तो ये एक चैलेंज उनके पास होता है। तो आज की हम लोगों ने स्लाइड में हम लोगों ने अलग अलग ये पढ़ लिया कि डेवलपिंग कंट्रीज में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या रोल होता है ना, और उदाहरण जरूर लिखना है अगर पूछा जाए तो। एक विद्वान हुए हैं, स्कॉलर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, गेराल्ड काइडेन, इनकी एक फेमस बुक थी द डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने अपनी इस बुक में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो रोल्स है, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी यानी समसामयिक जो आज का समाज है, मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें जो ये विशेषताएं बताई कि ये रोल होता है, बहुत ही निर्णायक रोल है ये बुक का नाम भी ध्यान रखिए, कभी हो सकता है 3 मार्क में पूछ लिया जाए, हु इज द ऑथर ऑफ डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एमपीपीएससी में ऐसा होता है, फैक्चुअल प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलिटी, पहला जो रोल है किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का, राज व्यवस्था का प्रिजर्वेशन, संरक्षण, बिल्कुल, अर्थात जो सिस्टम चल रहा है, इसलिए ये भी कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है स्टेटस क्वो मेंटेन रखना, जो वर्तमान स्थिति है उसको बना के रखना। जैसे लोग अपने यहाँ डेमोक्रेसी है, तो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन क्या है उसको फॉलो करवाता है। अगर कोई भी इस तरह का उपद्रव, अपहीवल या कोई ऐसा ताकत आती है जो विद्रोह करती है, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है, एडमिनिस्ट्रेशन की है ना। तो हमारे यहाँ कभी जैसे आप श्रीलंका में देखते हो कि प्रॉब्लम हो जाती है, पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो जाती है, उनका पॉलिटी अक्सर क्रैश होता रहता है, पर अपने यहाँ ऐसा समस्या नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है। मेंटेनेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर, यहाँ वही है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखना जिससे कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। समाज में शांति व्यवस्था बनी होगी तो निश्चित तौर पे आर्थिक क्रियाएं सुचारू ढंग से प्रॉपर तरीके से चल सकेंगी। आर्थिक क्रियाएं सुचारू ढंग से चलेंगी तो उससे क्या होगा, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, लोगों के जीवन में शांति आएगी और एक विकसित समाज की ओर हम लोग बढ़ सकेंगे। फिर इंस्टीट्यूशनाइजेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, समाज में जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो कर रही है सरकार, किसके थ्रू, सोशियो इकोनॉमिक लॉज के थ्रू, उनका एक संस्थागतकरण करना। जैसे प्रशासन के माध्यम से ही जितने भी जैसे आयोग बनाए गए, एससी कमीशन है या एसटी कमीशन है ना, पिछड़ा वर्ग है, ये प्रशासन ही है एक तरह जो इनके उत्थान के लिए, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस के लिए काम करता है। फिर इन्होंने कहा मैनेजमेंट ऑफ लार्ज स्केल कमर्शियल सर्विसेज, डेवलप्ड कंट्रीज में लार्ज स्केल कमर्शियल सर्विसेज होती हैं ज़्यादातर देशों में, तो उनका जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उसकी जिम्मेदारी भी किसकी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। जैसे आप देखोगे भारत जैसे देश में भी पब्लिक इंटरप्राइजेज बहुत महत्वपूर्ण है। पब्लिक इंटरप्राइजेज का मतलब यानी सार्वजनिक उद्यम जो है, जैसे अगर हम लोग देखें तो बैंकिंग सेक्टर ही ले लो, है ना, 60% जो मार्केट शेयर है लगभग वो सरकारी बैंकों का है।
है ना। अगर हम लोग देखते हैं हैवी इंडस्ट्रीज, जैसे कि अगर एनर्जी प्रोड्यूसिंग में देखें, है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग, तो आप देखते हैं एनटीपीसी, है ना, एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, है ना, सेल है अपने यहाँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, बड़ी लार्ज स्केल कमर्शियल सर्विसेज है। आपको पता होगा इनके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, जनरली आईएएस होते हैं। कहाँ से आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से। तो सरकारी प्रशासन यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये लार्ज स्केल जो कमर्शियल सर्विसेज उनको ये मैनेज करते हैं। रेलवे भी एक तरह का कमर्शियल सर्विसेज ही प्रोवाइड करता है हम लोगों को, तो इसका मैनेजमेंट भी कौन देखता है, एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। इंश्योरिंग ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश में आर्थिक और समृद्धि और विकास को सुनिश्चित करना, ये कहाँ से, किसके थ्रू होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग को ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट करना, है ना। अपने 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट किए गए। अभी आप देखते हो अलग अलग तरह के इकोनॉमिक प्लान अलग अलग वर्ग के लिए चलाए जा रहे हैं, नीति आयोग इसके लिए कार्य कर रहा है, विभिन्न विभिन्न समाज के वर्गों के लिए। तो ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन है वो जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है। प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थ्रू वेरियस एक्ट्स, जैसे हम जानते हैं SC/ST एक्ट, और इसको लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जनता का जो ओपिनियन है ना, एक जो उसका जो कहना चाहिए विचार है, उसको बनाने में ये हेल्प करते हैं थ्रू। अगर देखिए, अगर सरकार की नीतियों को सही ढंग से उन्होंने लागू किया तो सरकार के प्रति जनता की जो भावना होगी वो सकारात्मक होगी, और नहीं तो नकारात्मक होगी, और वो चुनाव में देखने को मिल जाएगी। इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स, बिल्कुल पॉलिटिकल जो हेड होते हैं मिनिस्टर्स, वो सुझाव उनको कौन देता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग देते हैं, है ना। किसके लिए, नीति निर्माण के लिए। नीति निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण जो इनपुट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन से ही लिए जाते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ही फील्ड में काम करते हैं। तहसील या गांव के स्तर तक प्रशासन जो है कार्य करता है। जैसे ग्रामीण पंचायतें तो होती हैं, चुनी हुई होती हैं, लेकिन आपने सुना होगा एक सेक्रेटरी होता है ना, ग्राम सचिव जिसको बोलते हैं, विलेज सेक्रेटरी। उसका क्या काम है, ग्रामीण स्तर पे वो जानकारियां इकट्ठा करता है, और वो जानकारी राज्य स्तर तक जाती है ना? वो जिले को भेजेंगे, जिले वाले फिर राज्य को भेजते हैं। तो उनके दिए गए सूचनाओं के आधार पर राजनेता अपने नियमों नीति का निर्माण कर सकते हैं, जिससे, क्योंकि उन्हें भी सत्ता में तो आना है, और पब्लिक के लिए नीति निर्माण करते हैं। तो गेराल्ड काइडन के ये जो आपने 3, 6, 2, 8 कार्य कहना चाहिए, 8 भूमिकाएं जो हैं, 8 जो रोल्स हैं, इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य भी कह सकते हैं हम लोग, वो सभी जगह है, डेवलपिंग कंट्रीज में भी और डेवलप्ड कंट्रीज में भी। तो ये भी हमें ध्यान कर, कभी कभी हो सकता है वो पूछ लें, गेराल्ड काइडन के अनुसार आधुनिक समाज में लोक प्रशासन की भूमिका के बारे में चर्चा करिए, तो आपको ये वाला लिखना है। चलिए, अब इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। सीधा सीधा एक तो लोक प्रशासन के महत्व को समझाइए, तो आपको महत्व को समझाना है वर्तमान कंटेक्स्ट में, किस किस तरह से कितना महत्वपूर्ण हो गया, उदाहरण देके समझाना है। फिर क्या कारण है महत्व के, बढ़ते हुए महत्व के, हम लोगों ने विस्तार से डिस्कस किया है कि अलग अलग फैक्टर्स हैं, उन सभी फैक्टर्स की हेडिंग बनाइए और फिर उसके आगे उदाहरण के साथ एक एक दो दो लिखिए। प्रशासनिक राज्य से क्या समझते हैं, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। फिर ये डॉनहम का स्टेटमेंट है कि यदि हमारी सभ्यताएं असफल होती हैं तो यह मुख्यतः प्रशासन की असफलता के कारण होगा। तो इसको भी पहले तो ये बताइए कि किसका स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट किस संदर्भ में सही लगता है, उदाहरण के साथ। फिर 5वां प्रश्न लिया गया, रोल एंड चैलेंजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनेगा, आपको प्रॉपर रोल बनाना है, केवल लिखना है डेवलपिंग कंट्रीज में क्या क्या रोल्स हैं विद एग्जांपल, और फिर क्या क्या चैलेंजेस हैं इन पॉइंट्स में। तो आप घर पर इन क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन प्रश्नों को आप चेक करवाना चाहते हैं, इस पर रिमार्क चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे 9981173226 पर टेलीग्राम कर सकते हैं। अपनी कॉपी को स्कैन करके PDF बनाइए और मुझे भेज दीजिए, और उसमें लिख दीजिए अपना नाम, और ये लिखिए
कि सर हम चाहते हैं कि आप हमारी कॉपी को चेक करके इस पर रिमार्क लिखें, इसमें और क्या क्या सुधार करने की गुंजाइश है। देखिए ये स्लाइड सारी अंग्रेजी में है, बट आज हमने ज़्यादा फोकस किया है मैंने कि आपको हिंदी में भी बता पाऊँ, ताकि ये दोनों जो मीडियम के लोग हैं इसका लाभ ले सकें। तो अगर कोई आपको इससे संबंधित कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और ये सीरीज अभी रेगुलर चलेगी, हो सकता है आपको रोज लेक्चर सुनने को मिले, और नहीं तो अल्टरनेट डेज पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे। ये पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। और इससे संबंधित और कोई प्रश्न अगर आप लिख रहे हैं इस टॉपिक से संबंधित और आपसे नहीं बन रहा, तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, उसका फॉर्मेटिंग करके हम आपको बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।